आज हम अपना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, हाउ टू क्रिएट क्लासेस। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया था। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो होते हैं आपके पास, व्हेन वी टॉक अबाउट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रक्चर्स होता है, यूनियंस होता है, एन्यूमरेशन होता है, एंड वी हैव क्लासेस। ठीक है। जब हमने पहली क्लास की थी सी प्लस प्लस की, तब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट इज रियल टाइम ऑब्जेक्ट विच हैज सर्टेन फीचर्स एंड सर्टेन ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फीचर्स। बताया था ना ये। ठीक है। तो देखो, क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या है। तो बेसिकली क्या है कि आपका स्ट्रक्चर वाला काम ही आप कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर डेटा एंड फंक्शंस दोनों को इकट्ठे ग्रुप कर रहे हो। यू आर ग्रुपिंग द डेटा as well as functions to work upon that data in a single unit called class. ठीक है। तो आपका सिंटेक्स क्या है? क्लास इज अ कीवर्ड। आप क्लास कीवर्ड लिखोगे, फिर आप यहाँ पर टैग मतलब क्लास का जो भी नाम है वो दोगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू होगी। अब इस क्लास के अंदर तीन स्कोप होते हैं। एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है पब्लिक। स्ट्रक्चर जो है वो सारा पब्लिक ही होता है बाय डिफॉल्ट। एंड वी हैव डेटा मेंबर्स as well as member functions. Similar way, protected में भी आपके पास data members and member functions हो सकते हैं। public में भी आपके पास डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो और आप फंक्शंस भी बना सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंड में हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब ये जो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड मैंने लिखे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? विजिबिलिटी मोड्स, विजिबिलिटी मोड्स, या फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स, या फिर स्कोप। सो वी हैव विजिबिलिटी मोड, एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या है? देखो, प्राइवेट वो चीज है जो सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सकती है। सो प्राइवेट इज समथिंग विच इज accessible ओनली इन द स्कोप ऑफ द क्लास। जो क्लास के अंदर फंक्शंस हैं वो उसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, क्लास के बाहर किसी भी फंक्शन से आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। पब्लिक वो चीज है जो क्लास के अंदर भी यूज हो जाएगी, क्लास के बाहर भी यूज हो जाएगी। तो ज्यादातर जो हम स्कोप यूज करते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक होता है। ये वाला स्कोप का मतलब ही सिर्फ इनहेरिटेंस में होता है। तो जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट करेंगे, प्रोटेक्टेड का मीनिंग ही सिर्फ तभी यूज में आता है, अदरवाइज प्रोटेक्टेड का कोई मतलब नहीं है। प्रोटेक्टेड इज सेम एज प्राइवेट अदरवाइज। ठीक है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि ये चीज जो आपकी मेन क्लास है उसमें असेसिबल है, और जब हम इनहेरिट करेंगे इस क्लास को किसी दूसरी क्लास में, तो वहां पर भी असेसिबल होगा। वो आप समझोगे जब आप इनहेरिटेंस करोगे। तो फिलहाल के लिए हम प्राइवेट और पब्लिक स्कोप लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में जो भी चीज आप डिफाइन करोगे वो प्राइवेट होगी। सो बाय डिफॉल्ट मेंबर्स आर ट्रीटेड एज प्राइवेट। तो अगर हम नहीं लिखते हैं पब्लिक, क्लास का नाम ना, जैसे आपने स्टूडेंट क्लास बनानी है, रेक्टेंगल क्लास बनानी है, तो क्लास का नाम क्या दे रहे हो? दैट इज कॉल्ड टैग और सिंपली नेम ऑफ द क्लास। सो उसको हम कह सकते हैं टैग या फिर सिंपली नेम ऑफ द क्लास। मैं भी आपको एक बना के दिखाती हूँ, देन आपको समझ में आएगा। ये हटा दूं? नहीं नहीं, कोई कीवर्ड नहीं है। इसकी जगह पे आप लिखोगे स्टूडेंट, रेक्टेंगल, जो नाम आप देना चाहते हो। लाइक ये देखो, आई एम गोइंग टू कोड है। सो ये है आपका वीएस कोड। ठीक है। इसमें हम बनाना चाहते हैं अपना फोल्डर। तो आपने यहां से क्या कर लिया,
ओपन फोल्डर सी प्लस प्लस। ठीक है, अब इस सी प्लस प्लस फोल्डर के अंदर ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डॉट सीपीपी। हाँ, पीएचपी में पब्लिक होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, जावा में भी पब्लिक होता है, सिर्फ सी प्लस प्लस में प्राइवेट होता है। इसमें हेलो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? न्यू फाइल बनाती हूँ, फाइल, न्यू फाइल। गुड इवनिंग कृष्णा। रेक्ट डॉट सीपीपी ऑल फाइल्स। It's not the first class. It's we are creating the objects for the first time, पर इससे पहले सी प्लस प्लस शुरू हो चुका है। आपने तो अभी सी करना है ना कृष्णा? अभी तो आपने सी वाला कोर्स एनरोल किया ना? ओके ओके। हाँ, आप एटलीस्ट देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि सी प्लस प्लस में होता क्या है। कुछ नहीं चला रहा है। चलो एनी हाउ, मैं आपको वैसे ही बना के दिखाती हूँ। वीएस कोड अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं वीएस कोड में क्या प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से।
Just give me 1 minute. Okay. अभी कशिश, are you there? सो आपको यहाँ पर कोड लिखना है, ठीक है? तो आप कोड कहाँ पे शुरू करोगे? यू विल बी राइटिंग द क्लास अबव मेन, ठीक है? सो यहाँ पर हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब आपको क्लास बनानी है तो आप लिखोगे क्लास। क्लास के बाद आप क्लास कीवर्ड के बाद अपना क्लास का नाम लिखोगे। जैसे कि मान लो आप क्लास बना रहे हो स्टूडेंट के लिए, तो ये जो स्टूडेंट है अब ये क्या हो गया? टैग। तो इसको आप नेम ऑफ द क्लास कह लो या टैग ऑफ द क्लास कह लो, टैग कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? सो क्लास स्टूडेंट जो मैंने लिखा, दिस मीन्स कि स्टूडेंट मेरी क्लास का नाम है। और आपने एक तरह से नया डेटा टाइप बना दिया जिसका नाम स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है? स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्कोप ना लिखूं तो मैं यहाँ पर जो भी ले रही हूँ, जैसे मैंने इंट एडमिशन नंबर ले लिया, आपको यहाँ पर नेम लेना है, नेम इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, सो कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, लेट्स से मैक्सिमम मैंने 30 ले लिया। देन इंट मार्क्स ले लिया, इतना कुछ ले लिया, बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह बनाया, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह बनाया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको बाहर यूज करना चाहूं तो जैसे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आप, ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो। आपने दो स्टूडेंट्स डिक्लेयर कर दिए, स्टूडेंट S1 कॉमा S2। सो स्टूडेंट इज अ न्यू डेटा टाइप नाउ, जिसके मैंने दो वेरिएबल्स बना लिए, एक है S1 और एक है S2। So S1 is a variable of type student, S2 is a variable of type student. मेमोरी कितनी मिलेगी? सबसे पहली बात तो मेमोरी कितनी मिलेगी? जो आपका टोटल होगी सारे एलिमेंट्स की, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको जो मेमोरी एलोकेट होगी, मेन के अंदर बना सकते हो। मेन के अंदर बनाओगे तो उसके ऑब्जेक्ट सिर्फ मेन के अंदर ही डिक्लेयर हो पाएंगे और किसी फंक्शन में नहीं हो पाएंगे। सो दैट क्लास विल बी लोकल टू मेन। अब इस S1 को कितनी मेमोरी मिलेगी? 4 बाइट्स फॉर एडमिशन नंबर, 30 बाइट्स फॉर नेम, 4 बाइट्स फॉर मार्क्स, मतलब 38 बाइट्स। सो आपके पास एक S1 बनेगा विच विल बी 38 बाइट्स, जिसके अंदर तीन चीजें स्टोर होंगी, एक एडमिशन नंबर, एक आपका नेम और एक मार्क्स। सिमिलर वे S2 बनेगा, उसको भी 38 बाइट्स एलोकेट होंगी, उसमें भी एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर होंगे। सो एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है, एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स यहाँ पे भी स्टोर हो रहा है, ठीक है? अब इसको फेच करने के लिए आप S1 डॉट एडमिशन नंबर लिख सकते हो, ऐसे ही हम लिखते थे जब हम स्ट्रक्चर के साथ यूज करते थे, ठीक है? अब हम वही चीज यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। सो अगर मुझे वही चीज यहाँ पे ट्राई करनी है, मैंने उसको मैसेज शो किया, हम मेंबर्स का स्कोप प्राइवेट है, वही तो कह रही हूँ कि हम यूज नहीं कर पाएंगे ना, वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सी आउट भी छोड़ो, मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देती हूँ। अगर मैंने लिखा S1 डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 902 एंड मैं सिर्फ इतने को भी अगर रन पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझे एरर दिखा देगा कि भाई ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। तो वो क्या कह रहा है? इन स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट। सो वो प्राइवेट है तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट एक्सेस इट सिंस इट इज प्राइवेट, ठीक है? सो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है। वैसे भी सी प्लस प्लस का ये रूल ही नहीं है कि आप डेटा मेंबर्स पे मेन के अंदर से कोई भी काम करो। आपको जो भी काम करना है वो आप क्लास के अंदर से करोगे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक फंक्शंस। इसी चीज को डेटा हाइडिंग कहा जाता है, कि जो डेटा है वो जनरली हम प्राइवेट सेक्शन में रखते हैं और उस पे काम करने वाले जो फंक्शंस हैं उनको हम पब्लिक सेक्शन में रखते हैं। सो डेटा हाइडिंग और डेटा सिक्योरिटी इज डिराइव्ड विद दिस थिंग ओनली, कि जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आप ले रहे हो, वो आप प्राइवेट में रखोगे और जो फंक्शंस उस पे काम करेंगे उसको आप पब्लिक में रखोगे। सो पब्लिक में आपने क्या किया? वॉइड, मुझे इनपुट के लिए फंक्शन बनाना है, तो मैंने इनपुट फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिखा एंटर एडमिशन नंबर सी इन
एडमिशन नंबर कर दिया, फिर एंटर नेम, नेम कर दिया, एंटर मार्क्स, मार्क्स कर दिया। सो हमने एडमिशन नंबर इनपुट कर लिया, नेम इनपुट कर लिया और मार्क्स इनपुट कर लिया। ऐसे ही मैंने एक और फंक्शन बना दिया, void show। ये दोनों फंक्शंस हमने, हाँ, ये दोनों फंक्शंस हमने क्लास के अंदर बना दिए। नेम और क्या है, मार्क्स। ठीक है, ये दो फंक्शंस बन गए। अब ये क्लास के अंदर है, इनको अब कॉल कैसे करोगे? ये आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, आप यहां से अब डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर को क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ ऑपरेटर। तो आप डॉट के साथ इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो S1 डॉट शो। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कशिश की स्ट्रक्चर्स में सिर्फ डेटा होता है, फंक्शंस नहीं आ सकते। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स ओनली, वी कैन नॉट हैव फंक्शंस इन दैट। क्लास में आपके पास डेटा भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स के अंदर सारे एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, है ना। यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट्स प्राइवेट होते हैं। सो स्ट्रक्चर इज ओनली यूज्ड टू ग्रुप द डेटा। और आगे बहुत सारे ऑपरेशंस आप अभी करोगे, बहुत सारे तरह के फंक्शंस आप करोगे जो आपके पास स्ट्रक्चर्स में नहीं होते लेकिन क्लासेस में होते हैं। सो ये हमने यहाँ पर इनपुट और शो कराया। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो इफ यू क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, वो आपसे पूछ रहा है एंटर एडमिशन नंबर। आई एंटर 789, enter the name, enter the marks, then enter the name, enter the marks. The same values are displayed. So ये तो हमने बनाई है एक बहुत सिंपल सी क्लास जिसके अंदर हमने दो स्टूडेंट्स ले लिए। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर चाहो कि आप कंपेयर करके बता दो कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो आप यहाँ पर तो लिख नहीं पाओगे इफ S1 डॉट मार्क्स ग्रेटर देन S2 डॉट मार्क्स, वी कैन नॉट राइट लाइक दैट। क्यों नहीं लिख सकते हम? क्योंकि वो मेंबर जो है वो प्राइवेट है, प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड। तो आपकी जो क्लास होती है उसके अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक हम कहते हैं जिन्हें असेसर मेथड्स और एक होते हैं म्यूटेटर मेथड्स। ठीक है, तो मेथड या फंक्शन जो है क्लास के अंदर एक ही बात है, तो आप चाहे मेथड बोलो चाहे आप उसको फंक्शन बोलो। ठीक है, सो मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब इनपुट और शो मैंने बनाया है। जिस फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं उसे म्यूटेटर मेथड कहते हैं। जैसे हम उसमें पढ़ते थे ना पाइथन में, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। सो जो मॉडिफाई कर सकता है वो म्यूटेटर मेथड है, और जो सिर्फ वैल्यूज के ऊपर काम करता है, उसको फेच कर सकता है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, वो असेसर मेथड है, एक्सेसर मेथड जिसे हम कह सकते हैं। सो वी हैव टू टाइप ऑफ फंक्शंस। उसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बताऊंगी, पर पहले मुझे बताओ ये सिंपल समझ में आया हाउ टू क्रिएट अ क्लास? आपने लिखा क्लास, क्लास का नाम दिया, नहीं भी लिखा है तो भी वो बाय डिफॉल्ट उसको प्राइवेट ही लेगा। फिर आपने पब्लिक में जाकर इनपुट में एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट करवा लिया। इस जगह पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम साथ में नहीं लिख रहे हैं, ए डॉट एडमिशन नंबर, ए डॉट नेम, ऐसा कुछ भी हमने नहीं लिखा है, सीधे वेरिएबल्स के नाम यूज किए हैं। तो जब आप यहाँ पर S1 S2 डिक्लेयर करोगे, दोनों को अपनी अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। जब मैं S1 डॉट इनपुट लिखूंगी तो ये इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, और जो एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स यहाँ पे यूज हो रहा है वो S1 की मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। वापस आ जाएंगे, फिर S2 डॉट इनपुट कॉल होगा, फिर से इस इनपुट फंक्शन पे आएंगे। अब जो एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट हो रहा है वो S2 की मेमोरी पे जाके सेव होगा।
फिर आ गए इधर S1 डॉट शो कॉल हुआ, तो वो S1 की जो मेमोरी है वहां से डेटा उठाएगा और उसको शो कर देगा। S2 डॉट शो पे जाओगे तो S2 की जो मेमोरी है वहां से डेटा उठाएगा और उसको शो कर देगा। सो यू कैन डू लाइक दैट। इसके अलावा आप इसमें और फंक्शन बनाना चाहते हो, लेट्स से रिजल्ट के लिए, तो आप एक रिजल्ट फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, वॉइड रिजल्ट, इसमें मैं रिजल्ट प्रिंट कराना चाहती हूँ, या मैं रिटर्न भी कर सकती थी। अब वो भी आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ ग्रेड प्रिंट कराना है या पास फेल प्रिंट कराना है। तो आपने चेक कर लिया कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, so I'm writing सी आउट congrats, और उसके बाद जो भी उसका नाम है, क्लियर्ड द एग्जाम। एल्स आई कैन राइट सॉरी, जो भी उसका नाम है उसके आगे नीड्स टू रीअपियर। और फिर आप, जरूरी नहीं है कि मैं हर फंक्शन जो बनाया गया उसको कॉल ही करूं, मैं नहीं भी कॉल करूंगी तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर मैंने बनाया है तो हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर S1 डॉट रिजल्ट को कॉल कर लिया। हाँ, जहां पब्लिक लिखा उसके नीचे सब पब्लिक होगा। तो एग्जीक्यूशन उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में आप कॉल कर रहे हो। उसके नीचे अगर किसी को प्राइवेट करना है तो आपको फिर से प्राइवेट लिखना पड़ेगा, फिर जब आप दोबारा प्राइवेट लिख दोगे तो उसके नीचे वाले प्राइवेट हो जाएंगे। तो जहां पर स्कोप लिखा जाएगा उसके नीचे जो होंगे वो स्कोप में आएंगे, जब तक अगला स्कोप नहीं आ जाता। ठीक है, सो कॉन्ग्रेट्स एबीसी क्लियर द एग्जाम, कॉन्ग्रेट्स पीक्यूआर क्लियर द एग्जाम। दोबारा से रन करते हैं। इसको मिले हैं 5 मार्क्स, 45 तो जाते थे 5 ही रह गए। चलो, फेल तो दोनों केसेस में होना था। सो 223 के 5 मार्क्स है तो हम आ गया सॉरी, पीक्यूआर नीड्स टू रीअपियर, और अगर ज्यादा है तो क्लियर द एग्जाम। बट मेन चीज ये है कि ये आपको सब काम फंक्शंस की हेल्प से करने पड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सी प्लस प्लस फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। सो बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब हर छोटे छोटे पार्ट को पहले बनाओगे। सो इनपुट पार्ट अलग हो गया, शो पार्ट अलग हो गया, रिजल्ट का पार्ट अलग हो गया। तो हर छोटे पार्ट को आप अलग से डिफाइन करते जाओगे। सो यू विल कीप डिफाइनिंग एवरी स्मॉल पार्ट, and then we put that together to get the overall result। तो उसको सारे को हम फिर इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आ सके। समझ आया? ठीक है, अब मैं आपको एक और क्लास बना के दिखाती हूँ। लेट्स से आई हैव टू मेक अ क्लास फॉर बैंक। ठीक है, सो आपको एक क्लास बनानी है, किस चीज के लिए? बैंक के लिए। तो बैंक के लिए कोड मैंने भेज दिया आपको। ठीक है, बैंक के लिए आपको क्लास बनानी है। आप क्या चाहते हो कि उसमें यूजर का नाम हो, अकाउंट होल्डर का नाम हो, ठीक है, और अकाउंट में कितने पैसे हैं वो हो। फिर मैं क्या कर सकूं, उसमें से विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह करा सकूं। तो क्या करेंगे, इसका नाम कर दिया बैंक, अकाउंट नंबर, नेम, और यहाँ पर ले लिया बैलेंस। इनपुट में वही आ जाएगा, एडमिशन नंबर की जगह हो जाएगा अकाउंट नंबर।
नेम नेम ही रहेगा। एंटर बैलेंस। शो में आपका अकाउंट नंबर आपको शो करना है, नेम शो कर, एंड यू हैव टू शो दी बैलेंस। अब ये रिजल्ट वाला हमको नहीं चाहिए, वी मेक सेपरेट फंक्शंस ओवर हियर। मेरे को एक बनाना है डिपॉजिट। अब डिपॉजिट वाले में मेरी मर्जी है कि अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड मैं एज अ पैरामीटर भी रिसीव कर सकती हूँ, या मैं यहाँ पे भी पूछ सकती हूँ, बट वो मुझे एज अ डेटा मेंबर नहीं लेना। वो जो अमाउंट आप ले रहे हो दैट शुड नॉट बी अ डेटा मेंबर। जब फंक्शन कॉल हो तो वो वेरिएबल क्रिएट हो, और जब फंक्शन खत्म हो जाए तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप उसका क्या स्कोप लोगे। तो इस वेरिएबल की जरूरत सिर्फ इसी फंक्शन में है, तो हम इसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं कि जब तक ये फंक्शन है तब तक वो मेमोरी लेगा, फंक्शन खत्म होते ही रिमूव हो जाएगा। जबकि जो बाहर वेरिएबल्स हैं वो तब तक रहते हैं जब तक आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी में है। Those are also called as instance variables. Instance variable मतलब हम कहते हैं कि every object is an instance of a class. तो वो वेरिएबल्स उतनी बार नए बनते हैं जितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जब S1 बनेगा तो वो 3 वेरिएबल्स दोबारा बनेंगे, S2 बनेगा तो फिर से बनेंगे। So they are created the number of times the object is created. So those are instance, INSTANCE, instance variables. अब आपको करना क्या है, बैलेंस में अमाउंट को ऐड कर दो, सिंपल। तो डिपॉजिट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट क्या है भैया, बैंक के पास पैसे दे रहे हो, बैंक को क्या प्रॉब्लम होगी, बैंक कहेगा दो दो, जल्दी दो, है ना। पर विड्रॉ के टाइम पे ऐसा नहीं होता। विड्रॉ के टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं, तभी विड्रॉ होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो डिपॉजिट के केस में तो ठीक है, हमने अमाउंट पूछा और सीधे सीधे उसको बैलेंस के अंदर ऐड करते। But the same is not going to be the case with your deposit, or sorry, withdraw. तो withdraw में क्या होगा, आपने अमाउंट पूछा, instance variables are those members of the class, instance variables are those members of the class for which memory is allocated every time an object is created, for which memory is allocated every time an object is created. अब विड्रॉल के केस में क्या हुआ, हमने पहले चेक कर लिया कि अगर तो आपके पास उतना बैलेंस है तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। अब आप यहाँ पे चाहो तो जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। मैंने मान लो एक ही बनाया, उसकी इनिशियल डिटेल्स मैंने इनपुट करवा ली, इनिशियल मैंने एक बार शो भी करवा ली। अब आप सीधा विड्रॉ डिपॉजिट भी कॉल कर सकते हो, या फिर आप इसको अपना यूजर से पूछ लो, प्रेस 1 टू विड्रॉ, प्रेस 2 टू डिपॉजिट। फिर यूजर अगर 1 चूज करता है तो आप विड्रॉ फंक्शन को कॉल कर लो, यूजर अगर डिपॉजिट चूज करता है तो आप डिपॉजिट फंक्शन को कॉल कर लो। यू कैन डू लाइक दिस। मैं तो अभी क्या कर रही हूँ, ऐसे ही कॉल कर रही हूँ, ठीक है, पर आप इसको प्रॉपर मेन्यू ड्रिवन बना सकते हो
यूजर से पूछ के अकॉर्डिंगली हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं कि कौन सा कॉल करना है। ठीक है, सो यू कैन show it once again at the end, let's say. And now if I execute this, account number 678, name Anuradha, balance 8900, ठीक है। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एट 6000, डिपॉजिटेड अब कितना हो गया 14,900। अमाउंट टू बी विड्रॉन इज 7500, तो वो आपको दिखा देगा कलेक्ट योर कैश, अपडेटेड बैलेंस इज 7400। तो ये हमारा बैलेंस बचा, ठीक है, क्योंकि विड्रॉल हो सकता था तो ये आया। अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव अनदर अकाउंट नंबर, आई गिव अनदर नेम, आई गिव सम बैलेंस, अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इज 300 रुपए हो गए, अमाउंट टू बी विड्रॉन इज 8000, तो वो है ही नहीं हमारे पास, तो शो हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस अकाउंट नंबर और डिटेल आ गई कि भाई 7300 बैलेंस है आपके पास, 8000 विड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है जी, so that is how we can create classes and work on it। तो इस तरह से आप किसी भी चीज के लिए क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो आपको जिस भी चीज के लिए क्लास क्रिएट करनी है आप उसके लिए क्लास क्रिएट करो एंड उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। सो ये हमने बनाई है बैंक क्लास, जिसके अंदर अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस ले लिया। फंक्शंस बनाए हैं इनपुट करने के लिए, शो करने के लिए, डिपॉजिट के लिए, विड्रॉ के लिए, एंड देन आप इसको मेन में से जैसे चाहो वैसे कॉल कर सकते हो। जितने ऑब्जेक्ट बनाना चाहो उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने एक बनाया है, यू कैन क्रिएट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, यू कैन इवन टेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो सब आप करोगे धीरे धीरे, मतलब आज तो पहला दिन है कि हम एक क्लास बना रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, अभी आपको सिर्फ क्या सीखना है आज की क्लास से कि सिंटेक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू गेट फ्रॉम टुडेज सेशन इज कि क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरह से हम क्लास के अंदर काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है वो चीज? इज दैट क्लियर प्रॉपरली कैसे काम हो रहा है ये? कशिश क्लियर है ये? कृष्णा आपको कुछ समझ में आया? एक क्लास और आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, मान लो मुझे एक और क्लास बनानी है, उसका नाम है हाइट। पहले ये भी भेज देते हैं आपको। ठीक है, ये कोड्स आप जो भी बनाओगे साथ साथ अपने गिटहब लाइब्रेरी पे भी डाल सकते हो, एज वेल एज लिंक्डइन पे भी आपने इसमें से क्या सीखा वो आप शेयर कर सकते हो। होमवर्क में दे दो वो क्लास, चलो होमवर्क ले लो। अभी आप पहले करोगे ना सी, उसके बाद आपको सी प्लस प्लस समझ आएगा। देखो पहली क्लास आप ट्राई करना, पहला क्वेश्चन, क्रिएट अ क्लास नेम्ड हाइट। ठीक है, हैविंग फीट एंड इंचेस as डेटा मेंबर्स। तो आपको एक क्लास क्रिएट करनी है, उसका नाम होना चाहिए हाइट, उसके अंदर फीट एंड इंचेस दो डेटा मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो फंक्शंस किस चीज के लिए बनाओगे? फंक्शंस टू रीड, शो एंड इंक्रीज द हाइट। अब ये जो इंक्रीज द हाइट वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर आपको क्या पूछना है? इनपुट द नंबर ऑफ इंचेस टू ऐड इन द हाइट।
अब जब आप वो नंबर ऑफ इंचेस हाइट में ऐड करोगे तो हमें देखो पता है कि हाइट होती है 5 फुट 11 इंच। अगर उसमें 3 फुट ऐड कर दिया जाए तो आप उसे 5 फुट 14 इंच नहीं कहते, है ना? क्या कहते हैं उसको? 6 फुट 2 इंच। राइट। सो अगर हम इसमें 3 इंच ऐड कर देते हैं तो उसका आंसर आएगा 6 फीट 2 इंच। जबकि अगर आपके पास 5 फीट 6 इंच हाइट होती और उसमें आप 3 ऐड करते तो 5 फीट 9 इंच ही आता। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है बोर्ड पे, ठीक है? सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कि अगर आपके इंचेस 12 या 12 से ज्यादा है तो आपको उसको नॉर्मलाइज करा। फाइन। सो ये आप एक चीज का ध्यान रखते हुए ये बनाएंगे। दूसरा आपको बनाना है क्रिएट अ क्लास नेम्ड एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी है। ठीक है। हैविंग डेटा मेंबर्स एज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। ठीक है। मेक फंक्शंस टू इनपुट द सैलरी, show input and show the details. Along with that, make a function to calculate tax. टैक्स में आप कुछ भी अपनी तरफ से, वैसे तो पूरे टैक्सेशन वाले रूल्स नहीं लगाने, अपनी तरफ से कुछ भी रूल ले लो कि अगर 1 लाख से कम है सैलरी, क्योंकि हम ये मंथली सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है? सो अगर 1 लाख से कम है सैलरी, या आप ऐसा कर लो भाई अगर 50,000 से कम है सैलरी तो 0 टैक्स। अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स। मंथली सैलरी है ना ये। तो अगर आपकी 1 लाख से 3 लाख के बीच में है तो 20% ऑफ द सैलरी का टैक्स। और अगर 3 लाख से भी ज्यादा है तो 30% ऑफ द सैलरी शुड बी द टैक्स। आपको टैक्स कैलकुलेट करके प्रिंट कराना। ठीक है। सो ये कंडीशंस आप अपनी मर्जी से भी फॉर्म कर सकते हो, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि कुछ ऐसी कंडीशंस आप लगा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें कैसी कंडीशंस लगाना चाहो, बट दीज